नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल सर्विसेज में एडीसी में। यूपी पीसीएस का एग्जाम हो या आरओ का एग्जाम हो या यूपीएससी का एग्जाम हो, आंसर राइटिंग स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। जहाँ तक बात यूपी पीसीएस और आईएएस की है, वहाँ तो आपको मेंस में सारे पेपर्स में आंसर्स लिखने ही है। बट आरओ में आंसर्स नहीं लिखने हैं, ये अलग बात है। बट इसके साथ साथ आपको एस्से तो लिखना ही है, निबंध आपको लिखना ही लिखना है। तो आज के इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि कम समय में आंसर राइटिंग की जो प्रक्रिया है उसको मास्टर कैसे किया जाए, या आंसर राइटिंग का स्मार्ट तरीका क्या होना चाहिए। ठीक है, तो आज के वीडियो में अगर आप मेरे साथ लास्ट तक बने रहे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कैसे होती है, या एक अच्छा आंसर कैसे लिखा जाता है। इसे हम एग्जाम्पल्स के थ्रू भी समझेंगे। और इस वीडियो के एंड में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये जो आंसर राइटिंग प्रोग्राम या ये जो आंसर राइटिंग करना है, उसमें क्या मैं क्वेश्चंस आगे डिस्कस करूं आपके साथ, या क्वेश्चंस मैं डिस्कस ना करूं। अगर आपके कमेंट्स आते हैं कि क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं, तो फिर मैं आईएएस और पीसीएस के सारे क्वेश्चंस एक एक करके उठाऊंगा और उसे डिस्कस करता जाऊंगा। बट ये डिपेंड करेगा मुझे मोटिवेट होने के लिए आपके कमेंट्स की और आपके इंटरेस्ट की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो अब हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। ठीक है, तो देखिए, कोई भी एक अच्छा आंसर अगर आपको लिखना है, देखिए यूपीएससी में या यूपी पीसीएस में बेस्ट आंसर जैसी तो कोई चीज़ होती नहीं है। बट हाँ, एक एक्सीलेंट आंसर, गुड आंसर, कंपैरेटिवली गुड आंसर, ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। क्योंकि आंसर्स जो होते हैं वो रिलेटिव होते हैं। हो सकता है आंसर में सारी चीज़ें आपने वही बताई हों जो टॉपर ने बताई हैं, बट उसके बाद भी उसे ज़्यादा नंबर मिले और आपको कम नंबर मिले। तो हो सकता है इसके पीछे आपके आंसर की जो स्ट्रक्चरिंग होती है या आपका जो प्रेजेंटेशन होता है उसमें कुछ फ्लॉ रह गया हो। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एक अच्छा आंसर लिखने के लिए कुछ की स्ट्रैटेजीज होती हैं। इसे में समझना बहुत ज़रूरी है कि एक अच्छे आंसर के लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो क्या है, जो भी क्वेश्चन है उसको आप समझ सकें। अंडरस्टैंड द क्वेश्चन केयरफुली। अगर जो क्वेश्चन कमीशन ने पूछा है, अगर उस क्वेश्चन को आप समझ नहीं पाए तो आप उसका अच्छा आंसर भी नहीं लिख पाएंगे। तो अंडरस्टैंड करने के लिए आपको दो चीज़ें करनी है। पहली चीज़, क्वेश्चन को बहुत कायदे से पढ़ना है। केयरफुल रीडिंग ऑफ द क्वेश्चन होनी चाहिए। ठीक है, केयरफुल रीडिंग में एक चीज़ का ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में कीवर्ड क्या पूछा गया है। व्हाट इज द कीवर्ड। कीवर्ड से मेरा मतलब है, जैसे क्वेश्चन के एंड में लिखा होता है डिस्कस, एनालाइज, कंपेयर एक्सेट्रा। तो इन टर्म्स का मतलब आप लोगों को पता होना चाहिए कि डिस्कस में हमें क्या करना है, एनालाइज में क्या करना है, कंपेयर में क्या करना है, क्रिटिकली एनालाइज में क्या करना है। ठीक है, अगर आप लोग की डिमांड आएगी तो इन सारे कीवर्ड्स पे भी मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा, तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, और दूसरा चीज क्वेश्चन को समझने के लिए क्या है, क्वेश्चन को ब्रेक डाउन करना। ब्रेक द क्वेश्चन इनटू डिफरेंट पार्ट्स इन केस ऑफ मल्टीपल कंपोनेंट्स। अगर क्वेश्चन में दो तीन चीजें मिला करके पूछी गई हैं और लैंग्वेज बहुत सोफिस्टिकेटेड है, जैसा कि यूपीएससी की आदत है वो हमेशा ही करता है, पीसीएस भी अब करने लगा है, तो इसलिए आप क्वेश्चन को सबसे पहले ब्रेक डाउन कर लीजिए, तोड़ लीजिए छोटे छोटे हिस्सों में, और उसके बाद उसे एड्रेस करिए। ठीक है, दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है एक अच्छा आंसर लिखने के लिए, वो है आपका आंसर का स्ट्रक्चर योर आंसर। ठीक है, स्ट्रक्चरिंग से मतलब क्या हुआ, देखिए एक जनरल जो अच्छा एक स्ट्रक्चर माना जाता है वो आंसर में तीन चीज़ों को मिला के बनता है। एक अच्छा इंट्रोडक्शन हो, बॉडी में आपने सारी चीज़ों को एड्रेस किया हो, और एक शॉर्ट एंड स्वीट कंक्लूजन हो। तो देखिए, इंट्रोडक्शन में बेसिकली आपको क्या लिखना है, ऐसे ही कुछ भी नहीं लिख देना है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में बेसिकली क्या है, जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उससे रिलेटेड एक छोटा 1.5-2 लाइन या 3 लाइन का एक इंट्रो लिखिए। ठीक है, और अगर उसने कोई की टर्म दिया हुआ है तो उसे डिफाइन कर दीजिए। डिफाइन एनी की टर्म इफ नेसेसरी, अगर ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देखिए, यूपी पीसीएस में एक क्वेश्चन आया था, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन एग्रीकल्चर इन इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सबसे पहले देखिए कीवर्ड क्या हो गया, डिस्कस। ठीक, क्वेश्चन को तोड़िए,
इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन एग्रीकल्चर इन इंडिया, ये हो गया आपका सेकंड कीवर्ड। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर में वापस आइए पहले, फिर उस पर जाते हैं। इंट्रोडक्शन में ब्रीफ इंट्रोडक्शन होना चाहिए, और अगर कोई की टर्म है उसे डिफाइन करिए। ठीक है, नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर का पार्ट होता है वो होती है बॉडी। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, मेन पार्ट होता है, और इसमें आपको तीन बेसिकली चीजें बतानी होती है। पहली चीज तो जो क्वेश्चन पूछा गया उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आप दीजिए, उसकी एनालिसिस करिए, आर्ग्यूमेंट्स दीजिए। ये सारी चीजें क्या है, क्वेश्चन में जो क्वेश्चन की डिमांड है, क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से सारी चीजें आप मेन पार्ट में डालेंगे, मतलब बॉडी में। और बॉडी को हमेशा सब हेडिंग्स के फॉर्म में लिखिए। तो बॉडी में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सब हेडिंग्स। ठीक है, दूसरा पॉइंट वाइज फॉर्मेट में लिखिए। देखिए पैराग्राफ में जनरली लोग लिखते हैं, जो आर्ट साइड के स्टूडेंट्स होते हैं मोस्टली प्रेफर करते हैं जो पैराग्राफ वाइज लिखें, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ में उनकी उसी तरह से लिखने की आदत बनी होती है। बट ये कमीशन है, यहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा प्रिसाइज होना पड़ेगा, एग्जैक्ट होना पड़ेगा। जो आयोग ने पूछा है सिर्फ वही आपको लिखना है। देखिए जैसा यूपीएससी के लिए कहावत है, डोंट राइट व्हाट यू नो, राइट व्हाट इज आस्क्ड। जो आपको पता है वो मत लिखिए, जो आपसे पूछा गया है उसे लिखिए। ठीक है, तो बॉडी जो होगा वो आपको लिखना होगा सब हेडिंग्स के फॉर्म में, पॉइंट वाइज फॉर्मेट का यूज करिए, और एग्जाम्पल्स और डेटा, ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल्स और डेटा का यूज करिए अपने आंसर को सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, और फिर लास्ट में एक कंक्लूजन दीजिए। अब कंक्लूजन बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आता है कि आंसर को कैसे कंक्लूड किया जाए। ठीक है, तो उसके लिए सबसे आसान तरीका होता है कि जो भी आपने मेन पॉइंट्स दिए हैं, जो भी आपने क्वेश्चन में अपने मेन पॉइंट्स दिए हैं, उनको आप समराइज कर लें और उसे रीस्टेट कर दें। मतलब समराइज योर मेन पॉइंट्स एंड रीस्टेट योर आंसर टू द क्वेश्चन। ठीक है, जो मेन पॉइंट्स हैं उन्हीं की एक समरी बना के उसे आप शॉर्ट एंड स्वीट वे में कंक्लूड कर दीजिए। ठीक है, ये जो होती है ये मेन की स्ट्रैटेजी होती है कि सबसे पहले आप क्वेश्चन को समझिए क्या है, उसके बाद उसकी स्ट्रक्चरिंग करिए। ठीक, अब जब ये दो चीजें समझ में आ गई तो तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है क्लैरिटी एंड प्रिसीजन। देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसे ध्यान रखिएगा। क्लैरिटी एंड प्रिसीजन में दो चीजें हमें देखनी होंगी। कौन कौन सी? पहली देखनी होगी लैंग्वेज और दूसरा हैंड राइटिंग। लैंग्वेज जो आप यूज करेंगे आंसर में वो क्या होनी चाहिए, सिंपल लैंग्वेज होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए और कंसाइज होनी चाहिए। मतलब शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से एकदम सिंपल लैंग्वेज का यूज करते हुए आपको अपना आंसर लिखना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा क्लिष्ट लैंग्वेज या बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं लानी है अपने आंसर में। जहाँ तक बात हैंड राइटिंग की है तो ज़रूरी नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग हो। अगर पढ़ने लायक है, मतलब रीडेबल है या लेजिबल है, तो उतना काफ़ी है हैंड राइटिंग के टर्म्स में। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका टाइम मैनेजमेंट। देखिए टाइम मैनेजमेंट होता क्या है, बेसिकली जब आपके सामने क्वेश्चन पेपर आता है तो जो उसमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपको एकदम 100% पता होते हैं, तो आप क्या करते हैं उन क्वेश्चंस को बहुत अच्छा लिखने के चक्कर में बहुत ज़्यादा समय वहाँ वेस्ट कर देते हैं। तो लास्ट में जो क्वेश्चंस होते हैं जिनकी ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी है, जिनके बारे में सोचना है, उन क्वेश्चंस के लिए टाइम ही नहीं बचता है। ठीक है, तो टाइम मैनेजमेंट में सबसे पहले अपने टाइम को आप प्लान करें, प्लान योर टाइम, और अपने क्वेश्चंस की प्रायोरिटी बनाएं। मतलब जो क्वेश्चंस हमें आते हैं उनको हम पहले अटेम्प्ट करें, पहले तो अटेम्प्ट करें मगर बहुत ज़्यादा समय ना लगाएं उसके अंदर। ठीक है, ये दो चीज़ें आपको देखनी होंगी, और बाकी स्ट्रक्चर कैसा होगा आंसर का वो मैंने आपको बता दिया है। चलिए अब इसी को एक एग्जाम्पल के फॉर्म में समझते हैं। एक क्वेश्चन आया था यूपीपीसीएस में, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन एग्रीकल्चर इन इंडिया। जलवायु परिवर्तन के इम्पैक्ट्स को इंडियन एग्रीकल्चर पे चर्चा करनी थी। ठीक है, तो अब देखिए इसमें इंट्रो की जहां तक बात है, इसमें सबसे पहले देखिए कीवर्ड क्या है। कीवर्ड है आपका डिस्कस। ठीक है, पहला कीवर्ड। और इस क्वेश्चन को जब हमने ब्रेक किया तो दूसरा कीवर्ड क्या मिला, इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन एग्रीकल्चर इन इंडिया। ये हमारा दूसरा कीवर्ड हो गया। ठीक है, तो अब हमें समझ में आ गया कि यहाँ पे की टर्म क्या है, डिस्कस है। मतलब इम्पैक्ट्स में पॉजिटिव नेगेटिव जो भी टाइप के इम्पैक्ट्स हैं वो देने हैं,
और सॉल्यूशंस भी बताने हैं इसके, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखिए इंट्रोडक्शन। इंट्रो में मैंने आपको क्या बताया था अभी कुछ देर पहले कि इंट्रोडक्शन जो है शॉर्ट होना चाहिए, ब्रीफ इंट्रोडक्शन होना चाहिए, और अगर कोई की टर्म है तो उसे डिफाइन कर दें। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन में आप देखिए दो तरह से आप इस आंसर को स्टार्ट कर सकते हैं। पहली चीज तो ये है कि क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन को आप डिफाइन कर दें, व्हाट इज क्लाइमेट चेंज, ठीक है। या अगर आपको डेफिनेशन याद नहीं है या आप इसे डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं क्लाइमेट चेंज को, तो आप सिंपली इतना लिख सकते हैं कि इट पोजेस अ सिग्निफिकेंट थ्रेट टू द एग्रीकल्चर इन इंडिया, ठीक है। एक दो थ्रेट्स के बारे में बताते हुए आप इस क्वेश्चन को आगे लिख सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ एक चीज देखिएगा, जहां तक बात प्री की होती है तो प्री में तो फिर भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट डेटा, इंफॉर्मेशन, ये सारी चीजें याद रखनी पड़ती हैं, बट जब मेंस की बात आती है तो जरूरी नहीं है कि सारी इंफॉर्मेशन आपके पास हो। जो भी थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन है उससे भी एक बहुत अच्छा आंसर लिखा जा सकता है, ठीक है। इसी को हम अभी देखेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब हम आते हैं बॉडी पे। तो बॉडी में मैंने आप लोगों को क्या बताया, सब हेडिंग्स का यूज करिए अगर आप सब हेडिंग्स बना पा रहे हैं तो, और अगर सब हेडिंग्स नहीं बना पा रहे हैं तो डायरेक्ट पॉइंट वाइज फॉर्मेट पे भी आ सकते हैं। अब देखिए, जैसे इसमें क्या है, जलवायु परिवर्तन के इम्पैक्ट्स को हमें देखना है। तो पहला देखिए क्या इम्पैक्ट होगा, पहला इम्पैक्ट होगा इम्पैक्ट ऑन क्रॉप यील्ड, ठीक है। मतलब जो प्रोडक्शन है क्रॉप का वो किस तरह से सफर करेगा। तो अब आप देखिए, जलवायु परिवर्तन होगा या क्लाइमेट चेंज होगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, और जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो प्रोडक्शन है वो ऑटोमेटिकली घट जाएगा। एग्जाम्पल में हमने ले लिया राइस एंड व्हीट। अब ये जो बात हमने कही कि प्रोडक्शन घटेगा या यील्ड घटेगी, तो ये यील्ड घट रही है, इस चीज को हम प्रूव कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पे डेटा यूज करेंगे, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे किसी स्टडीज का नाम लेने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ एक ऐसा लिख सकते हैं कि स्टडीज के हिसाब से अगर टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करता है तो जो व्हीट की यील्ड है वो 6 या 7% से घट जाती है, ठीक है। बात समझ में आ गई, पहला इम्पैक्ट हो गया। दूसरा इम्पैक्ट देखिए, चेंजिंग रेनफॉल पैटर्न। क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या हो रहा है, रेनफॉल पैटर्न्स जो है वो चेंज हो रहे हैं। जहां पे बारिश होनी चाहिए वहां पे नहीं हो रही है, और जहां नहीं होना चाहिए था वहां पे बारिश हो रही है। तो इससे क्या होता है, इससे आपका जो सोइंग और हार्वेस्टिंग पीरियड्स है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, ठीक है। इसके लिए एग्जांपल आप सीधे बताइए। अब देखिए, यहाँ किसी डेटा की जरूरत नहीं है, इतना आपको पता है कि अगर मानसून लेट हो रहा है तो सूखे का प्रभाव पड़ेगा, ज्यादा है आप विदर्भ का एग्जाम्पल ले लीजिए, ठीक है, जहाँ पे आपको पता ही है कि हमेशा फार्मर्स सुसाइड करते रहते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, सॉइल हेल्थ। दूसरा लीजिए सॉइल हेल्थ। अब देखिए, यहाँ पे आप कोई भी पॉइंट ना समझ में आ रहा हो तो कम से कम 2 पॉइंट ले सकते हैं। एक हो जाएगा सॉइल इरोजन और दूसरा न्यूट्रिशन डिप्लीशन। सॉइल इरोजन क्यों हो रहा है, देखिए अगर रेनफॉल ज़्यादा हो रही है तो जाहिर सी बात है पानी रन ऑफ के फॉर्म में ज़्यादा जाएगा, सॉइल को एरोड करेगा। जब सॉइल इरोजन होगा तो मिट्टी में से जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो खत्म हो जाएंगे। तीसरी चीज़ क्या है, इम्पैक्ट वाटर अवेलेबिलिटी। अब वाटर अवेलेबिलिटी में देखिए, क्लाइमेट चेंज में क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, ग्लेशियर्स मेल्ट करेंगे, पानी का जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा हो जाएगा। उसकी वजह से क्या होगा, जो हिमालयन रिवर्स हैं उनका फ्लो इफेक्ट हो जाएगा। उससे भी क्या होगा, कहीं ना कहीं जो यील्ड है वो सफ़र करेगी। ग्राउंड वाटर डिप्लीशन। ग्राउंड वाटर डिप्लीशन यहाँ पे क्या है, जब हम अंडरग्राउंड वाटर को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ओवर एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, ग्राउंड वाटर ख़त्म हो जाता है, वो भी कहीं ना कहीं हमारी यील्ड को सफ़र करता है, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, सीधे इसके बाद इसकी मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज देनी है। मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज, मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज में आपको क्या बताना है, सिर्फ ये बताना है कि ये जो क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट्स हैं इनको कम कैसे किया जा सकता है। कुछ तरीके बता दीजिए, तरीकों के साथ साथ कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स बता दीजिए, गवर्नमेंट एफर्ट्स बता दीजिए, और इसी के साथ साथ लास्ट में इस आंसर को कंक्लूड कर दीजिए। लास्ट में क्या करना है, इस आंसर को कंक्लूड कर दीजिए, कंक्लूजन।
कंक्लूजन सीधे 2 लाइन में आप बता सकते हैं। कंक्लूजन में क्या बता सकते हैं? आप ये बोल सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज का जो इम्पैक्ट आ रहा है वो हमारे लिए खतरनाक है, इट इज़ डिजास्टर्स, बट इसे पूरी दुनिया को समझना पड़ेगा। द होल वर्ल्ड शुड अंडरस्टैंड इट एंड कंबाइंड एफर्ट इज नीडेड टू काउंटर दिस क्लाइमेट चेंज। इतना बताते हुए आप इस आंसर को एंड कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आज के इस वीडियो में आपको समझ में आया होगा कि एक अच्छा आंसर लिखने के लिए ज़्यादा डेटा और इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं होती है, बस स्किल होनी चाहिए। आंसर राइटिंग खुद में एक स्किल है, तो अगर इस स्किल को आप डेवलप कर लेते हैं और इस स्मार्ट तरह को अगर आप फॉलो करते हैं तो यूपीपीसीएस हो या आईएएस हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप एक अच्छा आंसर लिख के आएंगे और अच्छे नंबर मिलेंगे। अब वीडियो एंड करने से पहले मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि अगर आप चाहते हैं कि अब यूपीपीसीएस के जो मेंस के क्वेश्चंस हैं और आईएएस के जो मेंस के क्वेश्चंस हैं जो यूपीपीसीएस पूछ सकता है, उन क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे डिस्कस करूँ अपने वीडियोस में, तो काइंडली मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि अगर आपके कमेंट्स नहीं आए तो मैं मोटिवेटेड नहीं हो पाऊंगा इस सीरीज़ को कंटिन्यू करने के लिए। ठीक है, और आप में से जो भी लोग आंसर राइटिंग प्रोग्राम्स में इंटरेस्टेड हों वो हमारा आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं जो ऑलरेडी रनिंग है। छोटी सी फीस है, आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, मैसेज कर लें, आपको मैं ऐड करवा दूँगा पेड ग्रुप में। ठीक है, और जो भी लोग पेड वर्जन पर नहीं जा पा रहे हैं वो हमारा फ्री वाला टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। यहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस, अपडेट्स, नोटिफिकेशंस, करंट अफेयर्स, ये सारी चीज़ें मैं टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड करते रहता हूँ। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और काइंडली मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आगे के वीडियोस मुझे बनाने हैं कि नहीं बनाने हैं। आपके कमेंट्स आएंगे, आप बताओगे तो ही मैं आगे के वीडियोस बनाऊंगा। ओके, थैंक यू।